अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। ऐसे में कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आज 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, जिसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि दुनिया में जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हो रही हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस हर एक प्रोसेस में इंक्लूड है। अब अक्सर ये चीज़ समझी जाती है कि ज़्यादातर या सारे ही केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि दर हकीकत वो केमिकल इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसे आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा अगर सिंपल आइडिया दे दूँ तो इससे मुराद ये है कि ऐसे टाइम पे दो चीज़ों में बैलेंस हो जाता है, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में जो है, अगर वो एक बैलेंस हो जाए, जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की बन रही हो उतनी ही प्रोडक्ट्स की बन रही हो, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ क्रिएट हो जाती है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाती है, यानी एक बैलेंस की पोजीशन हासिल हो जाती है। ये रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो पॉसिबल है कि हमारी लाइफ, हमारी इन्वायरमेंट और हमारी दुनिया पे जो है इसका असर आए। मिसाल के तौर पे हम पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और उन्हें रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में आपस में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हुआ है। अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो एज अ रिज़ल्ट इस इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे असर आ रहा है। टेम्परेचर ईयरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि हो रही हैं। इसके अलावा सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बन रही है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो इसके इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से पैदा हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू products formed are called products. For example, when H2 and O2 combine, they form H2O product. Most of the reaction in which the product do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. They are supposed to complete and represented by a single arrow. On the other hand, reaction in which the products can recombine to form reactants are called reversible reaction. These reactions never go to complete. They are represented by a double arrow between reactants and product. These reactions proceed in both ways. They consist of two reactions, forward and reverse. So a reversible reaction in which one can be made to proceed in either direction depending upon the conditions. आइए अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो आपस में कंबाइन हो रही हैं और एक नई चीज़ बना रही हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी 2H2O बना है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट कंसीडर्ड होगा। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन की मेजरली दो टाइप्स होती हैं, जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो दोबारा रिएक्टेंट अगर तो बना दे, तो हम उस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। यानी ये वो रिएक्शन होगा जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना सकता है और रिएक्टेंट फिर दोबारा प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल हाफ हेड एरो से, और ये रिएक्शन दोनों साइडों पे जो है वो कंटिन्यू करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट से भी आप इसको कंटिन्यू करवा सकते हैं और प्रोडक्ट से भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, बल्कि ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ये दोनों साइडें जो हैं यानी इसकी बराबर हो जाएंगी, बैलेंस में आ जाएंगी, और हम उसको इक्विलिब्रियम का नाम दे देंगे। जबकि अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ऐसे रिएक्शंस में प्रोडक्ट कभी भी जो है वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते। इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी एक डायरेक्शन में चलता है, या तो रिएक्टेंट से चलेगा या प्रोडक्ट से। दोनों चीज़ें जो है वो एट अ टाइम कंटिन्यू नहीं करेंगी, और ये ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो फिर कंप्लीट भी हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए दो एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI2HI की हैं, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए दी गई है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की। आपने इसको अपनी बुक से अच्छे से रीड करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इधर
क्या बताया जा रहा है। आपने अपनी बुक में गौर करना है कि आयोडीन के साथ पर्पल लिखा होगा, यानी आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल होता है, और जब H2 के साथ आयोडीन कंबाइन होती है तो वो एक कलरलेस सब्सटेंस बनाती है जिसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम देते हैं। तो आपने हमेशा ये चीज़ अंदाज़ा लगा लेना है कि जैसे ही पर्पल कलर गायब होगा हमारे रिएक्शन में से, या हमें जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर होगा, तो हमने ये चीज़ समझ लेनी है कि अब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन हो गए हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन गया है। जबकि अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन की, तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास यही हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में एक दूसरे के साथ टूट जाता है और नतीजे में हाइड्रोजन अलग बन जाती है और आयोडीन अलग हो जाती है, और आयोडीन का पर्पल कलर वापस आ जाता है। और फिर हमें ये चीज़ मालूम हो जाती है कि अब हाइड्रोजन आयोडाइड टूट गया है और आयोडीन का पर्पल कलर अलग आ गया और हाइड्रोजन जो है वो अलग मौजूद हो गई है। जबकि अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, तो जब हम इन दोनों रिएक्शंस को एट ए टाइम देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन होगी और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये आपस में कंबाइन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, जो कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की इसकी बात करता हूँ तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूटेगी और दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना देगी। और ये दोनों रिएक्शंस जब एट ए टाइम, एक टाइम पे टेक प्लेस करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो होगा CaO प्लस CO2 डबल हेड एरो CaCO3, यानी कि ये डबल हेड एरो जो है वो हमें जाहिर कर रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास आती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि हम पहले ही निस्बतन थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। When the rate of forward reaction is the same as the rate of the reverse reaction, the composition of reaction mixture remain constant is called a chemical equilibrium state। तो ऐसी स्टेट जिस पे हमारा रेट रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो जो स्टेज हमें हासिल होती है हम उसको नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह की होती हैं। पहली होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी हमारे पास होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जो कि ज़्यादातर हमें फिजिकल फिनोमेनाज में नज़र आती है, या हमें केमिकल रिएक्शंस में नज़र नहीं आती है। और ये क्या है कि ये एक ऐसी स्टेज है जिस पे हमारी सारी फोर्सेस बराबर हो जाती हैं और हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है, वो मज़ीद फर्दर प्रोसीड नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती। मिसाल के तौर पे हम किसी बिल्डिंग पे, किसी बॉडी पे चारों साइडों से फोर्स लगाएं तो वो एक सिंपल ईजीली जो है वो खड़ी रहेगी, वो गिरेगी नहीं अगर हम उसे चारों साइडों से बराबर की फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि वो रेस्ट की हालत में आ गई है। जबकि मैं बात करूं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो ऐसे टाइम पे हमारे कोई से दो रिएक्शंस आपस में इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमारा रिएक्शन रुकेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा। तो ऐसी स्टेज को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम का। आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ये रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एट ए टाइम एक जगह पे हो रहे होंगे, बराबर अमाउंट में हो रहे होंगे, यानी जितने रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, लेकिन क्या होगा कि डायरेक्शन एक दूसरे से ओपोजिट होगी और एज अ रिजल्ट हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा और हमें जो स्टेज हासिल होगी वो होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें केमिकल रिएक्शंस में ज़्यादातर डायनामिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलती है बजाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम के। इसके बाद यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया। आप इस ग्राफ को अगर अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम देखें, अगर ऊपर से एक फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन आ रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज़ था, आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता गया, जबकि रिवर्स रिएक्शन को अगर नीचे से देखें तो पहले वो हल्का था और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो गया। और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो ये दोनों ने एक स्टेज हासिल कर ली जिसे हमने नाम दिया है
केमिकल इक्विलिब्रियम का या डायनामिक इक्विलिब्रियम का। इस स्टेज पे आके फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, लेकिन ओपोजिट इन डायरेक्शन है। ओपोजिट इन डायरेक्शन किस तरह कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जबकि हमारा रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और एज अ रिजल्ट हमें जो स्टेज हासिल हुई है वो कौन सी स्टेज हासिल हुई है? इक्विलिब्रियम की। इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम की भी एग्जाम्पल दी गई है, और बिल्कुल वही वाली एग्जाम्पल है जो हम पहले ऊपर स्टडी कर चुके हैं। H2O प्लस I2 गिव्स अस 2HI। इसको एक दफ़ा फिर भी जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जितनी अमाउंट में H2I2 कंबाइन होकर 2HI बना रहे होंगे, उतनी ही अमाउंट में 2HI टूट के हमारे पास H2 और I2 बनाएगा। जबकि अगर हम इसको स्प्लिट करके इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग लिखें तो हमारे पास वो क्या होंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन में H2I2 कंबाइन होकर 2HI बना रहा है, उतनी ही अमाउंट में 2HI रिवर्स रिएक्शन में डीकम्पोज होके H2 प्लस I2 बनाएगा। इसके बाद अब तक हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब इसकी यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो और प्रोडक्ट्स बना दें। ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। स्टार्ट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेज होगा, जैसे हमने ग्राफ में देखा था, और फिर इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। जबकि अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में या तो डीकम्पोज होंगे या आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट बनाए, हम उसको कहेंगे रिवर्स रिएक्शन यानी उल्टा रिएक्शन। ये हमेशा राइट साइड से चलेगा और लेफ्ट साइड की तरफ एंड करेगा। स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा जैसे हमने ग्राफ में देखा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज होता जाएगा। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, जो मैंने आपको बताया कि ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ये हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम दर हकीकत उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। हमें कैसे मालूम होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो गया है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो किस सूरत हाल से हमें यह चीज़ पता लग रही है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही है। तो पहला पॉइंट है एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। पहली चीज़ बताई गई है कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक बंद सिस्टम में हासिल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर हमारा एक कंटेनर जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो बंद है तो हमारी सारी चीज़ें उसमें ही मौजूद रहेंगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर हम उस कंटेनर को खोल देते हैं, उस रिएक्शन को ओपन सिस्टम में करवा देते हैं, तो रिजल्ट में क्या होगा कि मुमकिन है कि जो हमारा रिएक्टेंट ने कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट इवेपोरेट कर जाए, निकल जाए सिस्टम में से, तो फिर दोबारा रिएक्टेंट जो है वो नहीं बनेंगे, और फिर जब ना ही रिएक्टेंट बनेंगे वो साइकिल नहीं कंटिन्यू होगी, बैलेंस नहीं बनेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन नहीं होगा। दूसरी चीज़ बताई गई है, हम ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन द सेम। और क्योंकि हमने अभी ये चीज़ पढ़ी कि रिएक्शन रुक नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के इक्वल आ रहा है और ओपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इससे हमें ये चीज़ भी मालूम हो रही है कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होगी, और जब अमाउंट चेंज नहीं होगी तो फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर वगैरह वो भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, i.e. स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम हम दोनों में से किसी भी साइड से जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर हम H2I2 को कंबाइन करवा के 2HI बनाएं, यानी रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, तो भी हमें एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। और अगर हम 2HI को तोड़वा के H2I2 बनवाएं, यानी रिवर्स वाली साइड से चलाएं, तो भी एक ऐसा टाइम आएगा कि हमें दोनों चीज़ें इक्वल होके इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को नहीं छेड़ते तो हम जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा इक्विलिब्रियम को अटेन भी कर सकते हैं, और इन चीज़ों को डिस्टर्ब करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर की, इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कीजिएगा। आपको PDF फॉर्म में
इस चैप्टर की मार्किंग सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा टेस्ट योरसेल्फ 9.1 भी आपको PDF फॉर्म में सेंड किया जाएगा। आपने वहाँ से इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है और मार्किंग को अपनी बुक पे नोट कर लेना है और अच्छे से याद करना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर।